तो उस क्वेश्चन को ना क्लियर करने से पहले 4 शब्द हैं अपने पास। कैरियोजिन, साइटोजिन, कैरियोजेनिक वंशागति, साइटोजेनिक वंशागति। चारों शब्द पढ़े आपने? कुछ पता चला? आप लोगों ने पढ़ा था बच्चा? आप दोनों की बात कर रहे हैं। आपकी एक फ्रेंड नहीं आ रही है, क्या बात है? बड़ी ठंडा हो गया ना, इसीलिए लालापुर से आना होता है उसको। अच्छा, बाकी लोगों ने तो पढ़ा ही है। याद आ रहा है आप लोग को ये क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को और हमने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था, सेमी ऑटोसोमल सेल ऑर्गेनेला, है ना। इसको हिंदी में क्या बोला था? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, देखिए एक कोशिका सीधा सीधा सुनना, एक कोशिका, इसके अंदर क्या, इसका न्यूक्लियस, केंद्रक, इसके अंदर क्या मिल रहे हैं? इसके गुणसूत्र मिल रहे हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कोशिका के अंदर यदि 1000 लक्षण मिल रहे हैं तो उस 1000 लक्षण के लिए जिम्मेदार है कौन? इसका गुणसूत्र, या तो मैं कह लूं क्या, इसका डीएनए, या तो कह लूं जीन। ठीक है, जीन से मिलकर बना है क्या? डीएनए, और डीएनए से मिलकर के बना है क्या? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जीन ही है जो कहीं ना कहीं एलील का फॉर्म बनाता है, एलील बनाता है, फिर वो एलील क्या करता है? एक लक्षण को फिक्स कर देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आपका जीन कैसा है, प्रभावी है कि अप्रभावी। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस कोशिका में कितने लक्षण? 1000 लक्षण। उस 1000 लक्षण को लाने की जिम्मेदारी किसकी? गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स की। और ये क्रोमोसोम कहां पर मिल रहा है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि केंद्रक जो है कोशिका का मालिक है ना। केंद्रक को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर ऑफ सेल, यानी कि केंद्रक जो है कोशिका का मालिक है। क्यों मालिक है? क्योंकि इसके पास पूरी कोशिका का जानकारी है ना। जैसे घर का मालिक हो जाता है कौन? हमारे पिताजी, सबके बारे में जानकारी रखे हैं, इसलिए उनको कह दिया क्या? मालिक। वैसे ही इस कोशिका के 1000 लक्षण है, उस 1000 लक्षण कहां पर है? इसके गुणसूत्र में, और उस गुणसूत्र को रखा है अपने पास किसने? केंद्रक ने। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा न्यूक्लियस के पास क्या है? डेटा है इस पूरी की पूरी कोशिका का। ठीक है, अब कुछ ऐसे हमारे, अच्छा अब इसके अंदर चलो कुछ ऑर्गेन्स देख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑर्गेन, कोशिकांग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे कुछ है इसके अंदर। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतने सारे हैं। अब इन सब को रखना यहाँ पर, या फिर ये क्या क्या काम करते हैं, मैं सबको क्या कह सकता हूँ? लक्षण कह सकता हूं। और ये सब कुछ के बारे में जानकारी किसके पास है? केंद्रक के पास है। अब अगर हम आपसे कह दें कि ये लाइसोसोम बच्चा क्या बनाता है, बच्चिया नहीं बताओ तो। आई हो सर, खड़ा जल्दी। लाइसोसोम क्या बनाता है? कैसा एंजाइम बनाता है? पाचनीय एंजाइम। क्या करता है ये लाइसोसोम? राइबोसोम क्या करता है पता है? ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? बहुत सारे एंजाइम्स को बना के रखा है। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? केवल वल्कुटीय कण का निर्माण करता है। वल्कुटीय कण का निर्माण करना भी इसी का कार्य है, हम ऐसा कह सकते हैं। सिस और ट्रांस मतलब क्या है? पढ़ाया हुआ है, दो बार कोशिका पढ़ाया है आप लोग को।
चलो ये कहीं ना कहीं क्या काम करता है बच्चा, इसकी एक ऐसी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, इस भाग को क्या कहते हैं सिस, इसको क्या कहते हैं ट्रांस, पढ़ना थोड़ा सा उसी का मिल जाएगा आपको, सिस और ट्रांस। सिस भाग में क्या करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होते हैं दो प्रकार के, रफ और स्मूथ। रफ वाला क्या बनाता है, तो रफ वाले के साथ जुड़ा होता है कौन, राइबोसोम, तो राइबोसोम से क्या बनवा देगा ये प्रोटीन। जो स्मूथ वाला है वहां से क्या बनवाया जाता है, लिपिड बनवाया जाता है, ठीक है। और इनको बने हुए यहाँ पर जो लिपिड और प्रोटीन बने हैं इनको पहुंचाना होता है कहां पर, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में, ठीक है। अब यहां से वहां ले जाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, गोल्जी काय की। ऐसी ले जाने के दौरान किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण कौन से भाग में होता है, याद रखना कहां से होता है, ट्रांस भाग से होता है। ये सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है हमारा, कि सब कुछ भी कराना है ना, उन सब की जानकारी, चाहे कोशिका के अंदर कुछ भी काम चल रहा है, इस सब कुछ की जानकारी किसके पास है, केंद्रक के पास है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी काम करवाना है ना, अगर राइबोसोम से प्रोटीन बनवाना है तो इसका सूचना कौन देगा, केंद्रक देगा। लाइसोसोम से काम करवाना है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, केंद्रक कर रहा है, ठीक है। आगे आप जैसे राइबोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे भी काम करवाना है, तो ये सब कुछ का निर्देश कौन दे रहा है, डायरेक्शन कौन कर रहा है, केंद्रक। इसीलिए तो कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। चलो यहां तक की बात हो गई। अब इसमें एक लौता ऐसा भी कोशिकांग है जिसको हमने बोला है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम देखते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको पढ़ा रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो लेयर से बनी होती है। एक लेयर जो होती है इनर वॉल कहलाता है, बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली, ठीक है। अंतः झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ी होती है, इसको भी कुछ नाम दिया था आप लोगों को याद है, क्रिस्टी। अरे हाँ भाई, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, क्रिस्टी। अब इतना बढ़िया से फिगर बनाए है नहीं, बना के दिखाया आप लोग को कि कुछ इस तरीके से है। लो अब हो गया क्लियर, ऐसा नहीं बनेगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। इसको क्या नाम दिया था, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पर क्या लगे हुए थे, झालर, जिसको नाम दिया था क्या, ऑक्सीसोम, या एक और नाम है F0 F1 कण या मॉलिक्यूल बोलते हैं। वहां पर ETS नाम की क्या होती है, एक प्रोसेस चलती है, उस ETS को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिस दौरान क्या बनता है, ATP, ठीक है। अब ये सब कुछ चलो बाद की चीज है, इसको भी कंट्रोल करने वाला कौन है, केंद्रक। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद का क्या मिलता है, DNA मिलता है। बाकी कोई भी कोशिकांग ऐसा नहीं है, बाकी कोई भी सेलुलर ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्या मिले, DNA मिले। सबका DNA कहां पर है, केंद्रक के अंदर। इसलिए सबको कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक, ठीक है। इसलिए क्या बोला इसको, डायरेक्टर ऑफ द सेल। चलो डन। लेकिन कुछ हमारे पास ऑर्गन ऐसे हैं, कौन से ऑर्गन, सेल के ऑर्गन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गन। जस्ट लाइक आपका कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना क्या मिलता है, DNA मिलता है। तो जितना DNA मिल रहा है इसके अंदर, उतना कंट्रोल माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद कर लेता है। जो जिसका पार्ट इसमें नहीं है, उतना कंट्रोल कौन करता है, इसको, केंद्रक। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे अभी आप अपने आप को ले लो कि हम अपने आप में आ गए, मतलब कि थोड़े बहुत मैच्योर हो गए, तो अब अपना कुछ हद तक डिसीजन हम स्वयं ले लेते हैं, और कुछ हद तक डिसीजन माता पिता का मानना पड़ता है, ठीक है। जबकि बचपन में जब छोटे थे तो सारा डिसीजन किसका लगता था, माँ पिताजी का। जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आ गई, अब हमको छोड़ दिया गया, तो कुछ डिसीजन हम ले लेते हैं, कुछ डिसीजन माता पिता का मानना पड़ता है, ठीक है। तो आधा डिसीजन अपना मानते हैं, आधा डिसीजन माता पिता का। ऐसे स्थिति में ऐसे कोशिकांग जो आधा काम स्वयं करते हैं, रीजन है कि इनके पास अपना खुद का DNA है, और आधा काम किसके द्वारा करते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा। ऐसे सेल को या फिर ऐसे सेलुलर ऑर्गन को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोसोमल सेल ऑर्गेनेला, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। नाम में ही आ जाता है, हिंदी में क्लियर हो जाता है एक बार में, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है, कोशिका के अंग, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अर्ध माने आधा, स्वायत्त माने स्वयं करने वाला, यानी कि एक ऐसा कोशिकांग जो आधा काम स्वयं करता है। कैसे कर पा रहा है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, DNA मिल रहा है, खुद का DNA मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसी ही स्थिति मिलती है प्लांट्स में। तो प्लांट में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, नाम सुना है सभी ने, हरित लवक। उस हरित लवक को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने। इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या मिलते हैं, थैलोक्वाइड मिलता है, याद है किसी को, थैलोक्वाइड।
हाँ तनिक ये बताओ कि थैलेकोइड का ग्रुप क्या कहलाता है? थैलेकोइड का समूह क्या कहलाता है? ग्रेनम की ग्रेना? ग्रेनम। ग्रेनम का ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रेना। दो ग्रेना या फिर दो ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं एक संरचना से, जिसका नाम होता है क्या? पीठिका पटलिका, स्ट्रोमा लैमिला। सब भूलिया गया सब। कोई बात नहीं है, सुनो सीधा सीधा कि इसका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक। इस हरित लवक के अंदर भी क्या मिलता है? अपना खुद का डीएनए मिलता है। तो अब हम ऐसा कह लें, हमारे अंदर तो नहीं मिलता है हरित लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर नहीं है, किसमें है? प्लांट के सेल में। देखो दो प्रकार के सेल बनाते हैं, एक को कह दिया ये जंतु का है, मतलब कि एनिमल का सेल है, और एक है हमारे प्लांट का सेल, पादप का, ठीक है। केंद्रक आते नहीं, केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर क्या मिल रहे हैं? गुणसूत्र मिल रहे हैं, डीएनए मिल रहे हैं या जीन मिल रहे हैं, ठीक है। कुल मिला जुला के याद रखना, कैरियोजिन ये जो शब्द है ना, ये कैरियोकाइनेसिस आपको याद है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्रक का टूटना। यानी कि वहीं पर बताया था ना कि कैरियो शब्द जहां भी आए सीधा सीधा याद रखना किससे संबंधित होता है? केंद्रक से संबंधित होता है इस कैरियो वर्ड का मतलब, ठीक है। और उसके बाद क्या है? साइटो, ये किससे संबंधित होता है? कोशिका के द्रव्य से, साइटोप्लाज्म से, ठीक है। अब कैरियोजिन यानी कि ऐसा जीन जो किसके अंदर होगा? केंद्रक के अंदर होगा, ऐसे जीन को क्या कहेंगे? कैरियोजिन कह देंगे। यानी कि इसके केंद्रक में और इसके केंद्रक में जो भी जीन मिल रहे हैं दोनों को मिला के हम क्या कह देंगे? कैरियोजिन, ठीक है। अब पादप की कोशिका में दो ही कोशिकांग बना रहे हैं, एक बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और एक बना देते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। जंतु की कोशिका में केवल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिल रहा है? खुद का अपना डीएनए, और इस क्रोमोप्लास्ट में भी क्या मिल रहा है? खुद का अपना डीएनए। अब ये दोनों के दोनों जगह पे डीएनए मिल रहा है, किसमें? प्लांट के कोशिका में। यहां पर कहां? तो केवल एक जगह पे मिलेगा खुद का डीएनए, और वो कौन है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि हम ऐसा कह लें कि जंतु की कोशिका में दो जगह पे क्या मिलता है? डीएनए। कहां पे? एक तो केंद्रक में, दूसरा इसके कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य मतलब इस कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन घूम रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है। चलो यहाँ पे देखा हमने क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो मिल ही रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक और है जिसका नाम है क्या? हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट। वहां भी मिल रहा है क्या? डीएनए। तो सीधा सीधा ऐसा डीएनए जो कहाँ है? केंद्रक में, क्या बोला? कैरियोजिन। और ऐसा डीएनए जो कहां पर घूम रहा है? कोशिका द्रव्य में घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोजिन। तो ये रहा आपका साइटोजिन, ये भी क्या है? साइटोजिन, और ये भी क्या है? साइटोजिन, ठीक है। अब अगला स्थिति क्या है? कैरियोजेनिक वंशागति। वंशागति का मतलब क्या? इनहेरिटेंस। और इसका मतलब सीधा सीधा हमने समझा था कि कोई F1 पीढ़ी है, कोई F1 जनरेशन है, इससे क्या आएगा? F2 आएगा। और यदि इसके लक्षण यहां चले गए, यानी कि एक पीढ़ी के लक्षण यदि दूसरी पीढ़ी में दिखाई दे, इसी बात को हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, हेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। सॉरी, इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहां से यहां जो लक्षण गए हैं, कौन लेकर के जाता है? केंद्रक, या फिर मैं कहूं ऐसा सीधा सीधा कौन? डीएनए, ठीक है। अब यहां से यहां जाने के लिए या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? गैमेट्स, है ना। बिना गैमेट्स के तो होने वाला नहीं है। चलो अब एक पीढ़ी है, अब इस एक पीढ़ी में कहीं ना कहीं मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अब मेल गैमेट, सॉरी मेल बॉडी से क्या मिलेगा? मेल गैमेट। अब मेल गैमेट के फॉर्म में रख लेते हैं किसको? स्पर्म को, ठीक है। फीमेल है, फीमेल से क्या मिल जाएगा? ओवम सेल मिल जाएगा। चलो ओवम सेल रख लिया हमने, ठीक है। अब यहां से स्पर्म है, स्पर्म में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, उसके सॉरी एक्रोसोम कर देते हैं यहाँ पे। एक्रोसोम के बाद क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। उसके बाद क्या मिल जाता है? इसका माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है। चलो ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है। और भी बहुत सारे कुछ होंगे, बस मतलब हमको किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब जैसे ही ये फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड होने के बाद इस स्पर्म से केवल और केवल क्या जाता है? यहाँ पर केंद्रक चला गया, ठीक है। अब इसका काम हो जाएगा खत्म। चलो अब ये क्या कहलाएगा बच्चा? जाइगोट।
कहला जाएगा ना। अब जाइगोट के अंदर क्या मिल रहा है, एक न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस किससे किससे बना है, तो मेल से भी बना है और फीमेल से भी बना है। अब मेल और फीमेल किसका मिलने से बना है, तो न्यूक्लियस के मिलने से बना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो भी हमारे पास जाइगोट है, इस जाइगोट के केंद्रक में कह सकते हैं कि कैरियोजिन मिलेगा। किसका किसका कैरियोजिन मिलेगा, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है। और एक चीज, क्या इस जाइगोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या डीएनए मिल रहा है, बिल्कुल। अब ये डीएनए किसका है, माता का है, क्योंकि पिताजी से इस स्पर्म से कुछ नहीं आया था, केवल और केवल क्या गया था, केंद्रक गया था। ठीक है। यानी कि इस सेल में भी हम कह सकते हैं कि दो चीजें मिल रही हैं। पहला क्या मिल रहा है, कैरियोजिन, दूसरा क्या मिल रहा है, साइटोजिन। कैरियोजिन किसका है, माता पिता दोनों का है, मदर फादर दोनों का है। ठीक है। जबकि साइटोजिन किसका है, केवल और केवल माता का है, मदर का है। नहीं पल्ले पड़ रहा है तो काहे चेहरा पे इतना कंफ्यूजन है। चलो ये दोनों के दोनों वर्ड क्लियर, कैरियोजिन साइटोजिन। फिर हमने क्या बोला, कैरियोजिन वंशागति। ठीक है। अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, और किस वजह से लक्षण जा रहे हैं, कैरियोजीन की वजह से लक्षण जा रहे हैं, तो वैसे वंशागति को, ऐसे इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, कैरियोजेनिक इनहेरिटेंस, कैरियोजेनिक वंशागति। और यदि कोई लक्षण इस वाले डीएनए की वजह से जाए, कौन से डीएनए, मतलब साइटोजीन यदि है, ठीक है, और उनके वजह से कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए, तो अब क्या कहेंगे, साइटोजेनिक वंशागति कह देंगे, साइटोजेनिक इनहेरिटेंस कह देंगे। अब जरा देखिएगा, क्या आप में कैरियोजिन है, साइटोजिन भी है, सब में है बच्चा, याद रखना कि कैरियोजिन भी है हमारे अंदर और साइटोजिन भी है। कैरियोजिन कहां होगा, केंद्रक में, साइटोजिन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है। अब सीधा सीधा हमने क्या समझा कि एक जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट के अंदर क्या मिल रहा है, कैरियोजिन। कैरियोजिन किसका है, मदर का और फादर का। इस जाइगोट के अंदर क्या मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। ठीक है। लेकिन ये डीएनए पिता से नहीं आया है, ये डीएनए किसका है, माता का ही है, मदर का ही है। क्यों, क्योंकि पिता से केवल और केवल क्या आता है बच्चा, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस आएगा तो कौन से जीन को लेकर के आएगा, कैरियोजीन को। तो सीधा सीधा आप यहां से दो बात याद रखिएगा कि कैरियोजेनिक वंशागति कौन कौन दिखाते हैं, माता पिता दोनों। कैरियोजेनिक इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है माता और पिता दोनों। जबकि साइटोजेनिक वंशागति के लिए कौन जिम्मेदार है, केवल और केवल माता जिम्मेदार है, क्योंकि साइटोजिन कहां पर मिलते हैं, केवल और केवल ओवम वाले सेल में मिल रहे हैं। ठीक है। पिता से तो कुछ भी आ ही नहीं रहा साइटोजिन। चलो यहां तक की बात क्लियर। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, कल जो हमने पढ़ा था। ठीक है। देखो कल हमने क्या कंडीशन लिया था, दो कंडीशन था हमारे पास। सबसे पहला कंडीशन था उद्यान मटर का, गार्डन पी का, जिस पर हम काम कर रहे थे, या मेंडल साहब काम कर रहे थे, सामान्य मटर। ठीक है। अब उसमें क्या देखा था हमने, पत्ती का रंग देखा था। तो पत्ती का रंग जैसे हमने ले लिया था मेल और एक फीमेल। ठीक है। अब मेल को ले लिया था हमने कैपिटल जी, फीमेल को क्या ले लिया, स्मॉल जी। कैपिटल जी जिम्मेदार था हरे रंग के पत्ती के लिए, और स्मॉल जी जिम्मेदार था पीले रंग के पत्ती के लिए। ठीक है। यहां से गैमेट बनेगा कैपिटल जी, यहां से बनेगा स्मॉल जी। जब ये दोनों मिलेंगे तो अगली पीढ़ी जो F1 आएगी वो क्या आने वाली है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है। अब यहां पर इस F1 पीढ़ी का जो पत्ती का रंग होगा वो कैसा है, हरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, उद्यान मटर है, गार्डन पी है। ठीक है। अब इसको हमने उल्टा किया, कहा कि भाई एक बार रेसिप्रोकल करके देख लें, व्युत्क्रम करके देख लें, यानी कि हमने इसको बदल देना है। अब यहां पे फीमेल रख देना है, यहां पे मेल। इससे पहले हमने क्या लिया था, मेल को प्रभावी लिया था। अब इस बार क्या कर दिया, फीमेल को प्रभावी ले लिया। सेम स्थिति है, अंत में कैसा आएगा, हरा आएगा। यहां तक तो ठीक है। अब ऐसा ही काम किया किसमें, जंगली मटर के साथ हमने किया। ठीक है। देखो वहां पे क्या दिक्कत आई, ये उद्यान मटर और ये कौन, हमारा जंगली मटर। अब जंगली मटर में लेथाइरस ओडोरेटस में फिर से वही कहानी, एक मेल और एक फीमेल। मेल को क्या ले लिया हमने, प्रभावी, यानी कि हरा रंग वाला।
अब फीमेल को क्या ले लिया, अप्रभावी यानी कि पीले रंग की पत्ती वाला ले लिया, ठीक है। अब यहां से क्या बना बच्चा, कैपिटल जी, यहां से क्या बना, स्मॉल जी। जब ये दोनों जुड़े तो क्या आ गया हमारे पास, F1, और ये F1 कैसा आएगा, पीला आएगा, ठीक है। कैसे ऐसा हो रहा है, साइटोसिन की वजह से, बात करेंगे इसके बारे में। इसका दूसरा कंडीशन जरा देखें हम लोग, क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने मेल को क्या रखा हुआ था, यहाँ पर प्रभावी रखा था ना, अब इस बार क्या कर देना है, अप्रभावी कर देना है, ठीक है। अब इसकी क्रॉसिंग लेनी है किससे, एक फीमेल से। फीमेल अभी तक कैसी थी, अप्रभावी, इसको क्या कर देना है, प्रभावी कर देना है। यहां से गैमेट बनेगा क्या है, स्मॉल जी, यहां से क्या बनेगा, कैपिटल जी, ठीक है। हमारे हिसाब से तो ये कैपिटल जी प्रभावी है, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिक्स कराया जाएगा तो क्या बनेगा इनका, F1, F1 क्या आएगा, वापस से कैपिटल जी और स्मॉल जी। लेकिन इस बार ये कैसा होगा, हरा होगा। अब यहां दिमागे मत खर्चा करो, सवाल बस इतना है कि जब यहां पर हम उल्टा सीधा किए थे कोई फर्क नहीं पड़ा था, जब जंगली मटर में हमने केवल लिंग बदल दिया, यानी कि कहीं ना कहीं इसके सेक्स को बदल दिया, सीधा सीधा यहां हमने प्रभावी में किसको रखा था, मेल को, अप्रभावी में फीमेल को, हमने बस इसका लोकेशन बदल दिया, तो बदलने से पूरा का पूरा F1 बदल गया। ऐसा कैसे, तो ये दिक्कत क्या हुई ना कि जो ये पत्ती का रंग डिसीजन लेने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो भी लक्षण है, अभी अभी हमने बात किया था कि लक्षण को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चा, जीन। और जीन अभी अभी हमने पढ़ा है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, साइटोजीन और कौन, कैरियोजीन, ठीक है। यही दोनों प्रकार के जीन थे। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, लक्षण को लेकर के आते हैं। अब वो लक्षण उस पीढ़ी में तो दिखाई देगा ही देगा, F1 में तो दिखाई देगा ही देगा, इसके वजह से ये F2 तक भी पहुंचेगा, ठीक है। अभी भी हमको पता है कि F2 में यदि लक्षण जा रहे हैं तो किसके किसके जा सकते हैं, क्या साइटोजेनिक लक्षण जाते हैं, F2 में जाते हैं, लेकिन किसका, केवल और केवल मदर का। क्या कैरियोजिन जाते हैं अगले पीढ़ी में, बिल्कुल जाते हैं। किसके किसके जाते हैं, मदर के भी और फादर के भी, दोनों के जाते हैं। ये कंडीशन तो हमें याद ही है, ठीक है। अब देखो असल कहानी यहां से, यहां पर जो ये पत्ती का रंग डिसीजन लेने वाला जीन है ना, वो जीन पता है कौन सा है, कैरियोजिन है, कैरियोजिन, ठीक है। यानी कि जो उद्यान मटर है, इस उद्यान मटर के अंदर एक लक्षण हम देख रहे हैं, कौन सा लक्षण, उसके पत्ती का रंग। इस पत्ती का रंग को लाना क्या है, एक लक्षण है, और ये लक्षण किस पर डिपेंड कर रहा है, कहां गया, ये रहा कैरियोजिन पर। अब इधर से एक कौन है, फीमेल है, चलो फीमेल गैमेट, इधर से कौन आ गया, एक मेल गैमेट, ठीक है। अब फीमेल गैमेट के अंदर क्या मिल रहा है, कैपिटल जी, चलो यहां पर क्या मिल रहा है, स्मॉल जी। इन दोनों का क्या हो जाएगा, इधर का केंद्रक इधर आ जाएगा। अब दोनों का जब केंद्रक मिलेगा तो एक ही केंद्रक में क्या होगा, कैपिटल जी भी और स्मॉल जी भी। जब दोनों एक साथ होंगे, एक क्या है, प्रभावी है, दूसरा क्या है, अप्रभावी है। कैपिटल जी प्रभावी होगा तो कैसा रंग दे देगा, हरा दे देगा। इसको हमने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब देखो बदल दिया इसको ना, जो फीमेल था उस लोकेशन पे मेल को कर दिया, मेल की जगह पे फीमेल को कर दिया। देखो ये ओवम सेल, चलो इधर से दिखा दिया, कोई स्पर्म सेल या मेल गैमेट दिखा दिया। इसको उल्टा करना है, फीमेल को कैसा लिया था हमने, कैपिटल जी, इस बार कैसा लेना है, स्मॉल जी। तो इसके अंदर कैसा होगा, स्मॉल जी, इसके अंदर कैसा होगा, कैपिटल जी। जब इनसे कहीं ना कहीं जाइगोट बनेगा इनका, तो इसके न्यूक्लियस में क्या जाएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी। वापस से जी क्या है, प्रभावी है, ठीक है। कुल मिलाजुला करके उद्यान मटर का एक एक लक्षण कौन फिक्स करता है, कैरियोजी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये जो उद्यान मटर की बात नहीं है, यहाँ पे कौन है, जंगली मटर। जंगली मटर का जो एक लक्षण है कौन सा, पत्ती का रंग लाने का लक्षण, ये डिसीजन लेता है कौन बच्चा, साइटोजिन। कैरियोजिन तो बाकी लक्षण का डिसीजन ले ही रहा है, लेकिन यहां पर जो एक पत्ती का रंग का डिसीजन है वो लेने वाला कौन है, यहाँ पे साइटोजिन। देखो पहला कंडीशन हमने मेल को ले लिया और फीमेल को। मेल को कह दिया कि बच्चा कैसा है, प्रभावी है, ठीक है। ये कैसा है, अप्रभावी है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं। यहां से बना गैमेट, देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां से बना गैमेट, तो इसके केंद्रक में क्या जाएगा, कैपिटल जी, ठीक है। यहां से भी बना गैमेट, यहां से क्या बनेगा, स्मॉल जी बनेगा, ठीक है।
अब सॉरी एक चीज मिस्टेक कि जंगली मटर में जो पत्ती का रंग है इसका डिसीजन कौन लेता है? साइटोजिन। ठीक है, इसको केंद्रक में नहीं दिखा सकते, केंद्रक को रहने दो और एक कोशिकांग बना देते हैं। जैसे मान लिया जाए कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां भी दिखा देते कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके माइटोकॉन्ड्रिया में कौन मिल रहा है? कैपिटल जी। इसके माइटोकॉन्ड्रिया में कौन मिलेगा? स्मॉल जी। ठीक है, अब इसके केंद्रक यानी कि क्या होने वाले? फ्यूज्ड होने वाले। क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक है, चलो बन गया जाइगोट। अब केंद्रक आकर के जुड़ गया। ठीक है, अब ये जाइगोट जो बना है, क्या इसे जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा। किसका माइटोकॉन्ड्रिया आया होगा? माता का आया होगा, पिता वाला तो वहीं का वहीं है। ठीक है, तो माता वाला माइटोकॉन्ड्रिया आया तो इसके अंदर क्या मिलेगा? स्मॉल जी। और स्मॉल जी कैसा है? अप्रभावी है। अब अप्रभावी यदि होगा तो कैसा लक्षण लेकर के आएगा? ला लेकर के आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ मत देखिएगा, सीधा सीधा बस केवल आपको याद रखना है कि यहां पर जो पत्ती का रंग आ रहा है वो किसके वजह से? साइटोजिन की वजह से आ रहा है। और साइटोजिन किसका जाता है अगले पीढ़ी में? केवल और केवल माता का जाता है। तो जैसा माता का स्थिति रहेगा वैसा उसका F1 रहेगा। अगर माता में कैसा है? स्मॉल जी है, तो उसके बच्चे में भी क्या जाएगा? स्मॉल जी ही जाएगा। अब क्रॉसिंग करा लो सीधा सीधा, यहां से बना कैपिटल जी, यहां से बना स्मॉल जी। अब आकर के क्या हो जाएगा? ये कैपिटल जी स्मॉल जी। अब ये बने तो है कैपिटल जी स्मॉल जी, लेकिन इसमें ये कैपिटल जी अनुपस्थित होगा ही नहीं। ठीक है, तो किसकी जोड़ी मिलेगी हमको? स्मॉल जी की मिलेगी। और स्मॉल जी क्या लेकर के आएगा? पीला रंग लेकर के आएगा। इसको उल्टा करो, दूसरा कंडीशन कि मेल को क्या रखा था? प्रभावी। इस बार क्या करने वाले हैं? अप्रभावी। फीमेल को कैसा रखा था? अप्रभावी। इस बार क्या करने? प्रभावी। और दोनों के दोनों कहां पर मिलेंगे? साइटोजिन में मिलेंगे। यहां से आएगा क्या? स्मॉल जी। यहां से आएगा क्या? कैपिटल जी। क्या बनेगा वापस से? कैपिटल जी और स्मॉल जी। लेकिन हमको पता है कि साइटोजिन किसका आया होगा? माता का। माता में क्या है? कैपिटल जी। तो इस पीढ़ी का रंग कैसा होगा? हरा। ठीक है, तो केवल एक बात याद रखिए कि जो आपका पत्ती का रंग किसका है? एक नॉर्मल से उद्यान मटर का, गार्डन पी का है। इसका पत्ती का रंग लाने के लिए कौन जिम्मेदार? कैरियोजिन। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देना होता है कि पिता में प्रभावी कौन है और माता में प्रभावी कौन है। जो प्रभावी होगा उसका लक्षण दिखाई देगा। जबकि जंगली मटर में जो पत्ती का रंग होता है उसका डिसीजन कैरियोजिन नहीं लेता है। कौन लेता है? साइटोजिन। तो साइटोजिन किसका जाएगा? माता का जाएगा, मदर का जाएगा। अब मदर में जो रहेगा वो अगला पीढ़ी में दिखाई देगा। मदर अगर कैसी है? अप्रभावी है, इसका बच्चा भी कैसा होगा? अप्रभावी होगा। अगर मदर को हमने क्या दे दिया? प्रभावी वाला लक्षण, तो इसका बच्चा भी क्या होगा? अगला प्रभावी होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, खत्म। इसके बाद क्या बच्चा? जीन इंटरेक्शन है क्या? जीन क्रिया है ना। अच्छा, कोई बताएगा प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? एग्जाम्पल? बहुजनिक वंशागति। एग्जाम्पल? त्वचा का रंग का निर्धारण। ठीक है, 3 प्रकार के जीन मिलते हैं तब जाके किसी भी जंतु का त्वचा का रंग निर्धारित होता है, जैसे हम हो गए या कोई भी जीव हो गए। नहीं है बच्चा कोई एग्जाम्पल, एक ही है। त्वचा का रंग का निर्धारण। उसके बाद कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। जीन होते हैं, मतलब दो जीन आपस में जुड़ते हैं तो दोनों हैं। कैसे दिखा पाते हैं दोनों के दोनों? मतलब क्योंकि दोनों के दोनों प्रभावी स्थिति में होते हैं। दोनों के दोनों प्रभावी होते हैं। काला रंग भी प्रभावी होता है, कुत्ते में हमने एग्जाम्पल दिया था, और सफेद रंग भी प्रभावी होता है। दोनों प्रभावी होता है, इसलिए दोनों का दोनों अपना पूर्ण रूप से लक्षण दिखाता है। एक था क्या? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं लक्षण मिक्स हो गए थे।
ठीक है, और जबकि सह प्रभाविता में मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब सह प्रभाविता में मिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि दोनों की दोनों है किसी स्थिति में, प्रभावी स्थिति में। अब प्रभावी स्थिति में तो भैया दोनों अपना लक्षण लेकर के आएगा। ऐसा होता ना कि एक रेस हुआ और उस रेस में 2 लोग फर्स्ट आ गए, बात समझे? तो बस वही चीज है कि भाई अब एक अगली पीढ़ी आने वाली है जिसमें दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई देंगे, मिक्स नहीं होगा इसका लक्षण, वो कहलाएगा कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिक्स कर जाते हैं, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। इसके लिए मिराबिलिस जालप्पा आपको एग्जांपल में दिया था, ठीक है। 4 o'clock प्लांट जिसको भी कहा था, गुलेबांस भी बोला था इसको। और एक जीन और एपिस्टेटिक जीन, और युग में विकल्पी जीन होते हैं, सच में जीन भी नहीं होने देते हैं, यही होते हैं ना जो आयुर्वेद होते हैं उसको मतलब लक्षण दिखाने नहीं देते हैं, जिसमें आई हो जाएगा ये। अगर प्रभावी स्थिति में आ गए तो बढ़िया से आप नहीं बता रहे एपिस्टेटिक। अरे एक प्रकार का अयुग्म विकल्पी है, ठीक है। युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है कि जहां कहीं अगर वो प्रभावी स्थिति में हुआ तो यानी कि एपिस्टेटिक जीन एक ऐसा जीन होता है कि यदि इसके साथ कोई अप्रभावी जीन है, ठीक है, या फिर हम ऐसा कह लें कि उसकी जोड़ी नहीं बन रही है, ठीक है, तो वो उसको लक्षण दिखाने नहीं देगा। और अगर ये प्रभावी स्थिति में आ गए तब तो लक्षण दिख जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में फटाफट। अगला यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ तक? सीधा सीधा याद रखिएगा बच्चा कि अगर कोई भी लक्षण का निर्धारण अगर साइटोजिन के वजह से हो रहा है, तो साइटोजिन के वजह से हो रहा है तो वो लक्षण केवल और केवल आपके माता का होगा, पिता का नहीं होगा। रीजन कि भाई साहब अगर माता से कोई भी साइटोजिन आता है तो वो किस फॉर्म में आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में आएगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से होता हुआ आएगा वो डीएनए। और पिता से कभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, जब भी आता है तो माता से आता है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका जीन इंटरैक्शन, जीन क्रियाएं। देखो जीन क्या आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, जीन अपनी जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी बनाने के बाद क्या करेंगे? वो लक्षण को दिखाएंगे, ठीक है। तो जीनों के द्वारा जोड़ी बनाना फिर लक्षण दिखाना, ये कुल प्रक्रिया क्या कहलाती है, कुल प्रोसेस क्या कहलाता है? जीन इंटरैक्शन। और जीन इंटरैक्शन जो होता है बच्चा वो 2 टाइप का होता है। देखो जीन कब इंटरैक्ट होता है एक दूसरे के साथ? जब 2 क्रोमोसोम एक साथ होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये भी क्या है? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, तो इस पर मिलने वाला जीन क्या करेगा? आपस में जोड़ी बनाएगा, ठीक है। और जोड़ी बनाने के बाद ये जीन जो प्रभावी होंगे वो लक्षण दिखाएंगे, जो अप्रभावी होंगे वो लक्षण अपना नहीं दिखाएंगे। एक तो यही स्थिति हो गई, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? एलेलिक इंटरैक्शन बोलते हैं, एलेलिक इंटरैक्शन, ठीक है। ये पहला कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एलील बन रहे हैं, ठीक है। और एलील का मतलब क्या होता है? आपको पहले बताया था कि जब भी समजात गुणसूत्र रहेंगे उस समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक समान जीन, यानी कि होमोजाइगस क्रोमोसोम पर मिलने वाले सेम टाइप के जीन आपस में क्या बनाते हैं? पेयर्ड करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो ऐसे पेयर्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? एलील। और ऐसा अगर एलील बन रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? एलेलिक इंटरैक्शन कहलाती है, ठीक है। दूसरा नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम मिल रहा है, चलो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट,
और दूसरा मिल रहा है क्रोमोसोम नंबर सेकंड। अब बताओ क्या दोनों आपस में कभी होमोजाइगस होंगे? क्या नहीं होंगे ना। होंगे कैसे? ये हेट्रोजाइगस होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मनज कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? समयुग्मनज या फिर अरे बाबा समजात गुणसूत्र, इसको क्या कहते हैं? असमजात गुणसूत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में भी क्या मिल रहा है? यहाँ पर जीन मिल रहा है, यहाँ भी जीन मिल रहा है, और ये अगर आपस में जोड़ी बना ले तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है बच्चा? नॉन एलेलिक इंटरैक्शन कहलाती है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या मिलने वाले हैं हमको? लक्षण मिलने वाले। क्यों? क्योंकि जुड़ तो रही है ना। कौन जुड़ रहे हैं? जीन जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर क्रोमोसोम समान है यानी कि होमोजाइगस है, और एक ऐसी स्थिति जहां पर असमान है, हेट्रोजाइगस स्थिति। दोनों स्थिति में क्या बन रहा है? एलील बन रहा है। और दोनों अगर एलील बन रहा है इट मींस कि कहीं ना कहीं जीन का इंटरैक्शन किसके साथ हो रहा है? जीन के साथ हो रहा है, इसलिए क्या बोला इसको? जीन इंटरैक्शन। तो जीन इंटरैक्शन दो तरीके से है, एक अपने समजात गुणसूत्र के साथ, दूसरा असमजात गुणसूत्र के साथ। पहला स्टार्ट करते हैं क्या बच्चा? एलेलिक इंटरैक्शन। अब एलेलिक इंटरैक्शन में कुछ 4 बिंदु हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। सबसे पहला अपूर्ण प्रभाविता, हालांकि ये पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल सीधा सीधा यहीं पे याद रखिएगा, क्या? 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इसी को नाम देते हैं क्या? गुलेबांस, या इसी का नाम है क्या? मिराबिलिस जालप्पा। डन। अब सुनो यहां पे, किसने दिया था इसको? कार्ल लॉरेंस ने। ठीक है, अब मेंडल साहब ने जो अपना एक नियम दिया था ना, प्रभाविता का नियम, कि हमेशा जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगा उसमें प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा। इसी को रिसर्च करते 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 कहीं ना कहीं जो कार्ल लॉरेंस थे उन्होंने साबित कर दिया था कि भाई साहब ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हाँ, आपने देखा वो एक अलग की बात है, लेकिन हमने भी कुछ डेटा निकाला है, वो जरा देखिए। मेंडल साहब ने क्या कह दिया था कि जो हम पेरेंट लेने वाले हैं, ठीक है, पेरेंट हमने 2 लिया था, एक क्या लिया था? प्रभावी, दूसरा क्या लिया था? अप्रभावी। ठीक है, और इससे जो अगली पीढ़ी आई थी, जो F1 आया था, वो F1 मेंडल साहब के हिसाब से कैसा दिखाई देगा? प्रभावी जनक के जैसा दिखाई देगा। ये मेंडल साहब का कहना था, इसीलिए उन्होंने क्या दे दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया था, यानी कि प्रभाविता का नियम। और उसको गलत साबित किया था किसने? कार्ल लॉरेंस ने। ये एग्जाम्पल है उनका। कैसे गलत साबित किया था? कि इस पौधे का जो पुष्प का रंग होता है वो कैसा होता है बच्चा? लाल। चलो यहां पे ले लिया हमने, एक छोड़ो इतना, सीधा सीधा कि लाल मिल रहा है पुष्प, और ये स्थिति कैसी है? प्रभावी वाली। ठीक है, ये अगर पुष्प लाल है तो हमने बोल दिया कैसा है? ये प्रभावी है। इसकी क्रॉसिंग करा रहे हैं किससे? अप्रभावी से, यानी कि स्मॉल आर से। और ये कैसा है बच्चा? सफेद है, और ये सफेद होना क्या है? इसके लिए अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक तरीके से अगर बात करें तो यहां से क्या बनेगा? कैपिटल आर, यहां से क्या बनेगा? स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग कराएंगे यदि हम लोग, तो यहां से जो F1 आएगा वो F1 क्या आएगा हमारा? यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। ठीक है, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर के हिसाब से यहां पर मेंडल साहब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पुष्प का रंग कैसा होना चाहिए था? लाल होना चाहिए था, बट लाल नहीं आया था। कैसा आया था? गुलाबी आया था। तो यहां पर कार्ल लॉरेंस साहब ने बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी के लक्षण को दिखने नहीं देगा। ऐसी स्थिति भी आती है कि प्रभावी और अप्रभावी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। ये एकदम बात याद रखना कि जब भी बात करते हैं हम किसका? अपूर्ण प्रभाविता का, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो यहां पर जो भी पेरेंट लेने वाले हैं कौन? एक प्रभावी लेंगे, दूसरा अप्रभावी, इसके लक्षण आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स हो गया तो कौन था? लाल, और कौन था? सफेद। ये मिक्स हो गया तो क्या बना दिया बच्चा? गुलाबी बना दिया, पिंक बना दिया। ये एक पार्ट है किसका? एलेलिक इंटरैक्शन का। ठीक है, डन। ये पढ़ा हुआ है आपका, मिटा दें। दूसरा सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। कल कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस।
अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से यहाँ भी क्या लेना बच्चा, एक मेल रहेगा और एक फीमेल। लेकिन यहाँ पर इससे पहले आपने क्या किया था, एक को लिया था प्रभावी डोमिनेंट, दूसरे को लिया था अप्रभावी रिसेसिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे ना कि दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रभावी होंगे। और इस स्थिति में कभी भी यहाँ पर मिक्स नहीं होता है, लक्षण यहाँ पर मिक्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए अब मेल हमने रख दिया एक सीधा सीधा एग्जांपल कुत्ते का, ये एक मेल कुत्ता है और एक फीमेल, ठीक है। अब कुत्ते को बता दिया कि ये जो कुत्ता है ये कैसा है, ब्लैक काला, और ये फीमेल कैसी है, काला ले लिया सफेद, ठीक है। अब सुनो क्या बात, अब यहां पे कैपिटल बी B2 रखा था ना, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। चलो यहां पर मिल रहा है और यहां पर दिखा देते हैं क्या हम लोग, चलो आर स्मॉल, स्मॉल तो गलती से भी ना लें, ठीक है। चलो हमने लेटर ले लिया, यहां पर क्या है R1 R2 है, यहां पर क्या है B1 B2 है। ये भी क्या है, प्रभावी है, B1 B2 ये दोनों के दोनों क्या है, प्रभावी स्थिति में, और दोनों की वजह से कैसा रंग आ रहा है, काला रंग आ रहा है, यानी कि कुत्ता जो है प्योर काला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीमेल डॉग है, ठीक है, इसमें भी क्या मिल रहा है, R1 R2 ये दोनों के दोनों कैसे हैं, प्रभावी, और इसके वजह से कैसा रंग आ रहा है, सफेद आ रहा है, ठीक है। चलो यहां से जो गैमेट बनाएंगे वो क्या बनेगा बच्चा, B1, ठीक है। यहां से जो गैमेट बनाएंगे वो क्या बनेगा, R1, ठीक है। अब जब इन दोनों को एक साथ कहीं ना कहीं कंजुगेट कराया जाएगा, जोड़ा जाएगा, बात नहीं कर बच्चा, मतलब पीछे से खड़ा करा दिए ना, भगा देंगे इस क्लास से बाहर। यहां से क्या बनेगा, B1 R1, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, प्रभावी हैं, देखो यहां लिख देते हैं कहीं पे, ये भी प्रभावी है और ये भी प्रभावी। अभी तक हमारे साथ जो भी आया था कहीं ना कहीं अलग अलग था, जैसे सॉरी एक जैसे थे, जैसे कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी के साथ क्या आया था, कैपिटल टी ही आया था, ये भी प्रभावी था ये भी प्रभावी था, लेकिन दोनों क्या थे, सेम थे। तो सेम थे तो कैसा मिला हमको, लंबा वाला स्थिति मिला। लेकिन अब क्या है, तो यहां भी क्या है, ये भी प्रभावी है ये भी प्रभावी है, लेकिन ये लेकर आएगा लक्षण कैसा, ब्लैक, और ये लेकर के आएगा लक्षण कैसा, व्हाइट। इन दोनों के लक्षण हमने बोला है कि देखो मिक्स नहीं होगा, तो जो कुत्ता होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, चितकबरा। देखते हो कुछ बच्चे, कुत्ते के कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि काले और ब्लैक दोनों होते हैं। जबकि उनकी अगर माता पिता को केयर करोगे, एक कैसी होगी काली, तो दूसरा कैसा होगा, सफेद। एक काली ब्लैक कहने वाले थे अभी, ठीक है। तो दोनों के लक्षण कभी मिक्स नहीं होते। ऐसी स्थिति को क्या बच्चा बोलते हैं हम लोग, सह प्रभाविता। यानी कि अगर दो पेरेंट हैं और दोनों पेरेंट के अंदर यदि कोई जीन मिल रहे हैं और दोनों के दोनों जीन कैसे हैं, प्रभावी वाले हैं, अगर दोनों से जो अगला पीढ़ी आ रहा है, जो बच्चा आ रहा है ना, उसके अंदर दोनों जीन दिखाई देंगे, या ऐसा कह सकते हो कि दोनों जीनों के लक्षण एक साथ दिखाई देंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। इसको नाम दे देते हैं क्या हम लोग, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। इसके लिए एग्जांपल याद रखिएगा, कुत्ते के त्वचा का रंग या जंतु के त्वचा का रंग, केवल कुत्ते का नहीं जंतु का भी, जैसे गाय भैंस देखते हो ना, गाय भैंस में भी देखने को मिलता है। अरे गाय भैंस वाली स्थिति आप बढ़िया से जान रहे हो, ठीक है। हो गया, हाँ 1 2 लिख लीजिएगा बाबू। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो ये सॉरी ये सही है, B1 और ये 2 इसको कर सकते हैं, मिस्टेक हो गया, यहाँ से ऐसे कर ले। एक को हमने 1 की स्थिति दिखा दी, इसको 2 की, अब हम चाहें तो इसको भी B कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सुंदर हो जाएगा आपके लिए। लो अब आपके हिसाब से आप क्या करो, जब भी ऐसा बनाते हो स्थिति ना, आप उससे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स में, लेट माना कि, ठीक है, तो वहीं पे आप जब भी ऐसा फिगर बनाना अगर आपके सामने आ जाए, तो आप क्या लेटर चूज कर रहे हो। देखो एग्जामिनर के माइंड में ये नहीं होता है कि आपने क्या लिख करके चला, आप ठीक है आप बी से ब्लैक को डिनोट कर रहे हो, लेकिन आपने बताया कहाँ कि बी से आपने ब्लैक को डिनोट किया, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा, हालांकि बनाने को आता नहीं है ऐसा, केवल आपसे स्थिति पूछी जाती है कि क्या होता है, सीधा सीधा आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो जंतु के त्वचा का रंग,
और अगर लिखना है तो लिख दीजिए कि कुत्ते का जो त्वचा का रंग होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, सह प्रभाविता है, को डोमिनेंस है। अगर आपको बनाने के लिए आ जाए कि एक बना करके दिखाइए, ऐसी स्थिति में बनाने से पहले आप जो लेटर यूज करने वाले हैं उस लेटर के बारे में डिस्कस जरूर कर दीजिएगा। कहीं भी बायोलॉजी हो या कहीं भी कुछ भी, हमेशा जब भी आप कोई मैथ भी बनाते हो, एक्स का वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होता है, तो आप एक्स को पहले वैल्यू देते हो ना, बस उसी तरीके से यहाँ भी करिएगा कि जो भी आपने लेटर यूज किया है, कोई भी यहाँ पे मैं बी की जगह पे सी यूज कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी ई एफ जो यूज करना है करो, लेकिन उससे पहले आप इंडिकेशन दे दीजिएगा कि वो बी क्या है, ब्लैक को बता रहा है, और ये B2 क्या है, B1 किसको बता रहा है, ब्लैक को, B2 किसको बता रहा है, व्हाइट को बता रहा है। ये चीज आप मान करके तब आगे बनाइएगा, परफेक्ट रहेगा। ठीक है, लेटर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी हमने बी लिया है तो कल को हम सी नहीं ले सकते, लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते हाँ, अरे बाबा ब्लड ग्रुप तो है ही, सह प्रभाविता में एक एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप का भी है, AB। ठीक है, अब ये AB ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाया भी है, बस केवल आप फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए, एक दिन आपको क्लास देंगे ब्लड ग्रुप पे, इत्मीनान से ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग। अब ब्लड ग्रुप में आपको बताया था ना कि दो तरह के हैं, पहला है आपका ABO, दूसरा है क्या, RH फैक्टर। ABO तो पढ़ा भी रखा है, दोबारा भी पढ़ाएंगे आपको ABO, और इस RH फैक्टर को भी बताएंगे। ठीक है, तो इत्मीनान से बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। फिलहाल अभी आप इसको एग्जाम्पल में इसको भी याद रखिएगा कि जो हमारा AB ब्लड ग्रुप होता है ये कैसे बनता है। देखो, जैसे हमारी माताजी हो गई, सॉरी पिताजी और उसकी माताजी, ठीक है, तो पिताजी का ब्लड ग्रुप मान लिया जाए कि क्या है, A है, और माता का B। ऐसे स्थिति में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, AB बनेगा। तो देखो दोनों के दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें से क्या होना चाहिए था कि अगर A प्रभावी है तो A को दिखना चाहिए था, B को नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन A भी प्रभावी है और B भी प्रभावी है। ऐसे स्थिति में दोनों के दोनों क्या होंगे, दिखाई देंगे। इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक AB भी होता है। ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का ही एग्जांपल है। ठीक है, कभी भी ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। A अलग रहता है, B अलग रहता है। ऐसे ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, AB ब्लड ग्रुप। और इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आने वाला है वो किसके वजह से, RH फैक्टर की वजह से आने वाला, वो बात करेंगे हम लोग। मिटा दें इसको। बहुत जल्द पढ़ाएंगे आप लोग को ब्लड ग्रुप। थोड़ा सा और इस पार्ट में रह गया, वो भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक वर्ड छूट रहा है, कहाँ गया, ये तुरंत बतियाने लगती हो सब। 2 मिनट रुको, कहाँ गया एक वर्ड, क्या क्या देख लिया अभी हमने, अभी जस्ट एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें अपूर्ण प्रभाविता देखा है, उसके बाद सह प्रभाविता, प्लियोट्रॉपिक तो है, बीच में कोई एक वर्ड जा रहा है, नहीं याद आ रहा है। देखिए एक वर्ड जो छूट रहा था, ध्यान से ही नहीं आ रहा था, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी एक होता है क्या, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलील। और ये क्या है? बहुयुग्म विकल्पी। इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चा? मल्टीपल एलील। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक जीन की जोड़ी बना दी, या फिर कोई एक जीन है, सपोज आवाज नहीं, एक जीन है। देखो हर जीन के क्या होते हैं बच्चा, याद रखना, दो रूप होते हैं। हर जीन के दो रूप। अब दो रूप का मतलब क्या होता है कि एक का होना प्रभावी या दूसरे का अप्रभावी। यही बात को हमने बोला कि एक जीन के होते हैं दो रूप, और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? युग्म विकल्पी कहलाती है। एक क्या बोला? बहुयुग्म विकल्पी। यानी कि यहां पर क्या होने वाले, देखो तो यहां पर भी क्या है? एक जीन है, यहां पर भी मिलने वाले हैं क्या? दो रूप। ठीक है। यानी कि एक क्या होगा यहां पर? प्रभावी स्थिति, दूसरा क्या होगा यहां पर? अप्रभावी स्थिति। और ये बहुयुग्म विकल्पी याद रखिएगा किसके लिए? रक्त समूह के लिए। यही है रक्त समूह के लिए। जब हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर याद आएगा एक जीन आइसोग्लूटेनिन है ना, आइसोग्लूटेनिन जीन है, ग्लूटानिन, चलो आइसोग्लूटानिन जीन है, जिसको हम कहीं ना कहीं सीधा सीधा क्या लिखते हैं? आई जीन। ठीक है। अब इस आई जीन के हमको ना तीन रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहला आई ए, दूसरा आई बी, और तीसरा आई जीरो। ओ नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है। भले हम ओ कहते हैं, लेकिन होता क्या है? हम कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ओ नहीं होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो आएगा। अब यहाँ पे क्या देखा कि एक ऐसा जीन जिसके कितने रूप मिल रहे हैं बच्चा? तीन रूप मिल रहे। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बहुयुग्म विकल्पी कहलाती है, मल्टीपल एलील कहलाती है। और मल्टीपल एलील का सीधा सीधा एग्जांपल याद रखिएगा क्या? ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में भी किसको याद रखिएगा? आई जीन को याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद एक चौथा वर्ड रह जाता है आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है। आएगा, ये चीज को फिर से पढ़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। खत्म करिए इसको, हो गया। चलो चौथा वर्ड है आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। देखो प्लियोट्रॉपिक जीन। अच्छा अभी तक ना हमने एक चीज देखा। क्या देखा? देखो जरा, ये एक टी हो गया, ये दूसरा हो गया। क्या मैं इसको युग्म विकल्पी कह लूं, एलील कह लूं? ठीक है। अब ये एलील कितने लक्षण ला करके देगा मुझे? एक लक्षण। यानी कि एक एलील एक लक्षण। ये हमेशा स्थिति यही रहता है कि जब भी बनेगा एक एलील, वो क्या लेकर आएगा? एक लक्षण लेकर के आएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एलील तो है और एक ही है, लेकिन लक्षण एक से ज्यादा होंगे। तो जब लक्षण क्या हो? एक से ज्यादा हो, लक्षण एक से ज्यादा या अधिक, तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? ऐसे एलील क्या कहलाते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एलील बना है, तो एलील किसके बीच में बना होगा बच्चा? जीन के बीच में बना होगा। ठीक है। और यहाँ पे एलील हमने लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कितने जीन होंगे? दो ही जीन होंगे। हो सकता है कि एक प्रभावी हो, दूसरा अप्रभावी हो, या कैसी भी स्थिति हो, मतलब उससे नहीं है। मतलब इस बात से है कि यहाँ पर दो जीन मिले, हमने क्या बोला? एलील। ठीक है। लेकिन ऐसा जीन क्या हमने नाम दिया? प्लियोट्रॉपिक जीन। क्योंकि ये एक लक्षण को नहीं, एक से ज्यादा लक्षण को लेकर के आएगा। ठीक है। तो हमारे अंदर जितने भी एलील बनते हैं वो केवल एक लक्षण को फिक्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीन होते हैं कि जैसे ही वो एलील बनेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा लक्षण को दिखाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका पुष्प में, मतलब पादप में ही है कि बीज का रंग, मटर के पौधे में ही ना, बीज का रंग क्या है? एक लक्षण है। ठीक है। उसके बाद पुष्प का रंग, ये भी क्या है? एक लक्षण है। लेकिन ये दोनों का दोनों लक्षण एक ही एलील के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, एक ही एलील के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या बोला कि एक एलील एक लक्षण देता है। ठीक है। वो तो सामान्य स्थिति है। लेकिन जैसे ही एक एलील एक से ज्यादा लक्षण देगा, तो ऐसे जीनों को नाम दिया जाता है क्या? प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल याद रखिएगा कि पुष्प का रंग जो आता है वो प्लियोट्रॉपिक जीन की वजह से आता है, और उसके सीड का जो कलर आ रहा है वो भी किसके वजह से आ रहा है? प्लियोट्रॉपिक जीन। यानी कि एक ही जीन दो लक्षण दे रहा है। हो गया। अब एक अंतिम वर्ड रह गया, उसको भी खत्म कर ले।
अंतिम वर्ड कौन सा है जी? बहुजनिक वंशागति ना, बहुजनिक वंशागति है। बहुजनिक वंशागति इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो हो गया ये। एक लास्ट वर्ड, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजनिक वंशागति। देखो इसका मतलब क्या, अभी तक ना हमने क्या किया कि एक एलील हमारे पास था, जैसे सिंपल समझिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक और एलील है स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां से क्या मिल गया हमको बच्चा? गैमेट कैपिटल टी। यहां से क्या मिल गया? स्मॉल टी। जब इसको मिलाया तो क्या बना? F1। F1 कैसा आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने लक्षण दिखाई देंगे हमको? यहाँ पर एक ही लक्षण दिखाई देंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे एलील क्या मेरा बना है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी जो देखा है स्थिति, उसमें भी हमने बात की है कि एक एलील एक लक्षण। ठीक है, यानी कि एक लक्षण को लाने के लिए एलील को तो बनाना पड़ेगा, बिना एलील के बने नहीं हो सकता है। अब वो एलील ऐसा भी हो सकता है कि एक लक्षण नहीं, एक से ज्यादा लक्षण को लेकर के आए। अब एक से ज्यादा लक्षण को लेकर के आएगा तो उसको क्या हमने नाम दिया? अभी जस्ट पीछे पड़ा है। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन। अब एक ऐसी स्थिति आएगी ना जहां पर लक्षण तो आएंगे, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होगी? यहां पर एक से ज्यादा एलील लगेंगे, तब जाकर के क्या बनेगा? लक्षण बनेगा। अभी तक हमने सीधा सीधा लिख देते हैं इधर कहीं साइड में। क्या हुआ था? एक एलील और एक लक्षण। दूसरा स्थिति क्या देखा था कि एलील एक है और लक्षण कितने? एक से ज्यादा। लेकिन दोनों के दोनों स्थिति में देखो तो एलील कितने हैं? एक ही एलील हमने रखा है ना। लेकिन यहां पर गड़बड़ होने वाला है। यहां पर क्या होगा? एक एलील यहां पर है, चलो यहां पे एक एलील ले लेते हैं ए, ठीक है। दूसरा एलील ले लेते हैं बी, ठीक है। अब ये एलील और ये एलील आपस में जुड़ेंगे तो जाके स्थिति क्या आएगी? ए और बी, ठीक है। अब कितने एलील आपस में जुड़ चुके हैं? 2। अब ये क्या लेकर के आएंगे? लक्षण। ये अकेला कभी भी लक्षण को नहीं ला सकता है, ये अकेला ये भी कभी भी लक्षण को नहीं ला सकता है। जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तब जाके आएगा क्या? केवल एक लक्षण। ठीक है, यानी कि एक लक्षण को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक से ज्यादा एलील को शामिल करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बहुजेनिक वंशागति कहलाती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जिसका सीधा सा एग्जांपल है जंतुओं के त्वचा का रंग। जंतु के त्वचा का रंग, जिसमें आप हमारा रंग ले सकते हैं, यानी कि हम मनुष्यों का भी रंग ले सकते हैं। जो मनुष्य है, इस मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारण करने के लिए ए, बी, सी, यानी कि 3 एलील लगते हैं। हम लोग के त्वचा का रंग निर्धारण करने के लिए कितने एलील चाहिए? 3। ये तीनों जब एक साथ आएगा तब हम लोग के त्वचा का रंग का निर्धारण होता है कि हमारे त्वचा का रंग कैसा होगा। डन।